आप देख रहे हैं शापित कथाएं दीपक के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शापित कथाएं के नए एपिसोड में। दोस्तों, ये भूतिया बंगला का आखिरी एपिसोड है। अगर आपने ये कहानी पहले नहीं देखी है तो पहले सारे भाग देख लीजिए, क्योंकि कहानी तभी समझ में आएगी। अगर आपने पीछे का भाग नहीं देखा होगा तो आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। चलिए कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पिछला भाग खत्म हुआ था। बाबा ने अपनी बात जारी रखते हुए संतोष और प्रीति को संगीता और उसके दोनों बच्चियों की सारी बातें बता रहे थे कि उनकी ज़िंदगी इस घर को किराए पर देकर बहुत सही तरीके से चल रही थी। कि तभी उन्होंने बताया कि उनके साथ एक दिन ऐसा हुआ कि जिसे संगीता ने अपना बंगला किराए पर दिया था वो किराया नहीं दे रहा था और उसने कुछ कानूनी कार्रवाई करके वो बंगला अपने नाम करवा लिया था और उसको और उसके बच्चों को इस बंगले से बाहर निकलने के लिए कह रहा था। लेकिन संगीता ने भी कह दिया कि चाहे कुछ भी हो मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये हमारा घर है। लेकिन संजय प्रसाद ने उस बंगले पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया और उसने संगीता से कहा कि बस 3 दिन के अंदर तुम ये घर खाली करके यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन संगीता अपने दोनों छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाती, क्योंकि वो हमेशा से इसी घर में थी और जिसको उसने घर किराए पर दिया था आज वो बेईमानी करके उसे और उसके बच्चे को घर से बाहर निकाल रहा था। संजय प्रसाद को जब ये यकीन हो गया कि ऐसे तो संगीता यहाँ से नहीं जाएगी, इसका कुछ करना ही होगा, तो उसने एक दिन रात में लगभग 11 या 11:30 बज रहे होंगे, तब जब संगीता और उसके बच्चे सो रहे थे, वो सब तीसरे फ्लोर पर ही रहते थे। संजय ने एक प्लान बनाया कि आज ही इनका काम तमाम कर देना चाहिए। संजय प्रसाद अपने हाथों में एक तेज धार वाला औजार लिए हुए तीसरे फ्लोर के बेडरूम के दरवाजे पर खड़े होकर दरवाज़ा खटखटा रहा था। दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ सुनकर संगीता ने अंदर से ही कहा, कौन? फिर बाहर से संजय ने कहा, 1 मिनट के लिए दरवाज़ा खोलना, थोड़ा काम है। इन सब मंसूबों से बेखबर संगीता ने जैसे ही दरवाज़ा खोला वैसे ही संजय प्रसाद ने अपने हाथों में जो औजार लिया हुआ था उसे लगातार संगीता की गर्दन पर चलाना शुरू कर दिया, जिससे फिर तुरंत संगीता की गर्दन कट गई। लेकिन गर्दन कटने के पहले ही, यानी मरने से पहले, संगीता ने कहा था कि तू जिस लालच की वजह से मुझे मार रहा है वो तेरा मंसूबा कभी नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि ये बंगला हमारा ही है और यहाँ कोई नहीं रह सकता। तू मुझे मार देगा लेकिन बाद में तू भी मारा जाएगा और ये मेरा श्राप है। ये आखिरी आवाज़ थी संगीता की, क्योंकि उसके बाद उसकी गर्दन कट चुकी थी और पूरे बेडरूम में खून खून हो गया था। उसके बाद उसके चीखने की वजह से उसके दोनों बच्चे भी जग चुके थे और उन्होंने देख लिया था कि उनकी मम्मी की हत्या कर दी गई है। उसके बाद संजय ने रश्मि और प्रिया की भी उसी हथियार से उसी समय गर्दन धड़ से अलग कर दिया। एक साथ 3 लोगों की हत्या करने के बाद उसने उन तीनों की आधी कटी लाश पास के ही साल जंगल में डाल दी। उसके बाद उनकी लाशों को तो जंगली जानवर खा गए और कानूनी रूप से भी संजय ने इस घर को अपना कर लिया था, इसलिए पुलिस ने भी कोई ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। लेकिन ये भी है कि उस घटना के 1 हफ्ते के बाद ही पहले संजय प्रसाद धीरे धीरे जो भी उसके परिवार के लोग यहाँ रहते थे, बीवी बच्चे सबकी मौत हो गई और उसके बाद ये बंगला बंद रहता था। लेकिन संजय प्रसाद के भाई मनोज प्रसाद ने इस बंगले को किराए पर देना शुरू कर दिया। लेकिन जिस भी व्यक्ति को उसने ये बंगला किराए पर दिया था उस व्यक्ति की 5 या 6 दिन के अंदर ही मौत हो गई। बाबा ये सारी बातें बता रहे थे, लेकिन ये सब बातें बताते बताते अचानक से उस बाबा की आवाज़ बदल गई और डरावनी और खतरनाक और भयानक आवाज़ में बाबा बोलने लगे, और अब तुम सबकी बारी है, तुम भी मारे जाओगे, अब तुम भी मरोगे। बाबा ने इतना ही बोला होगा कि प्रीति और संतोष ने उस बाबा के चेहरे की तरफ देखा तो दोनों के होश उड़ गए और दोनों की रगों में चलता खून फिर जम गया और बस प्रीति के मुंह से एक चीख निकल गई, क्योंकि संतोष जिस बाबा को अपने साथ लेकर आया था, देखते ही देखते अब वो बाबा उसी कटे हुए सर वाली औरत में बदल गया। और फिर उसके बाद देखते ही देखते उस ड्राइंग रूम में डरावनी हंसी की आवाज़ गूंजने लगी। फिर वो आवाज़ हंसते हंसते बोल रही थी, बस आज तुम लोग मारे जाओगे, अब नहीं बचोगे। तुम लोग अपनी मर्जी से यहाँ आए थे, लेकिन अपनी मर्जी से जिंदा नहीं जा सकते, क्योंकि ये बंगला सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा ये बंगला है, और कोई यहाँ रहने की कोशिश भी करेगा तो बस वो मारा जाएगा। इतना बोलने के बाद उसी कटे सर वाली औरत ने संतोष को हवा में ही उठा लिया
संतोष चीख चिल्ला रहा था और रहम की भीख मांग रहा था। छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें। नेहा और प्रीति भी रो रहे थे, लेकिन उन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। संतोष को उसने हवा में ही उठाया हुआ था और पूरे हॉल में उस कटे सर वाली औरत के हंसने की आवाज़ गूंज रही थी और वो कह रही थी, सबको मार देंगे हम, अब कोई नहीं बचेगा। उसके बाद हवा में ही उठाते हुए संतोष को वो सिर कटी औरत ऊपर तीसरे फ्लोर पर छत की ओर ले गई। प्रीति और नेहा भी सीढ़ी से भागते हुए तीसरे फ्लोर की छत पर चले गए। संतोष चीख चिल्ला रहा था, छोड़ दो, छोड़ दो। तभी उस सरकटी औरत ने संतोष को उस तीसरी मंजिल की छत से नीचे सड़क पर छोड़ दिया और उसके साथ ही संतोष भी एक जोरदार चीख निकली। ये देखकर प्रीति और नेहा दोनों ही बहुत जोर जोर से रोने लगे और उसके तुरंत बाद प्रीति नेहा को लेकर सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागने लगी सड़क पर जाने के लिए। वो सीढ़ियों से लगातार नीचे उतर रहे थे और उसने नेहा को गोद में उठाए हुए था, लेकिन तभी किसी ने प्रीति को उसके पैरों से पकड़कर हवा में उठा लिया और तभी उसकी गोद से नेहा वहीं सीढ़ियों पर गिर गई और उसके बाद वो सरकटी औरत प्रीति को भी बंगले के छत पर ले गई। फिर उसने प्रीति को भी उस बंगले से नीचे फेंक दिया। उसके बाद प्रीति की जोरदार तड़पने और चीखने की आवाज़ पूरे इलाके में गूंज गई, पर प्रीति शायद काफ़ी देर तक तड़पती रही और चिल्लाती रही, लेकिन उधर पीछे की तरफ कोई नहीं जाता था, इसलिए किसी की भी नज़र उस पर नहीं पड़ी। प्रीति ने भी अपना दम वहीं तोड़ दिया, पर नेहा अभी भी वहीं पर थी और रो रही थी। पर थोड़ी देर बाद कुछ लोगों ने सड़क पर 2 डेड बॉडी देखी, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। उसके बाद पुलिस ने वहाँ आकर जांच पड़ताल की और लोगों ने भी बताया कि ये दोनों अभी इसी बंगले में नए रहने आए थे। उसके बाद पुलिस ने मकान मालिक मनोज प्रसाद को बुलाकर फिर उन्होंने बंगले के अंदर देखा, तो वहाँ अंदर एक छोटी बच्ची यानी नेहा की भी लाश पड़ी थी सीढ़ियों पर। आश्चर्य की बात तो यह थी कि नेहा को तो सर कटा हुआ था, यानी उस सर कटी हुई औरत ने संतोष और प्रीति को उस बंगले से बाहर फेंक दिया और नेहा को अपने साथ ही रख लिया, क्योंकि नेहा उनकी फ्रेंड थी। उसके बाद संतोष और प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि इनकी मौत ऊपर से नीचे गिरने पर हुई है। नेहा की मौत गला कटने की वजह से हुई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद लगभग 2 साल तक वो बंगला बंद था, पर अब फिर से उस बंगले के मालिक ने अखबार में बंगले का एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दिया है। ये बंगला बहुत बड़ा है और बहुत आलीशान है और देहरादून में सबसे कम किराए पर मिल रहा है। क्या आप भी यहाँ रहना चाहोगे? दोस्तों, आपको भूतिया बंगला की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में जल्द ही। धन्यवाद।